एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आज हमारा नया टॉपिक है वो है फॉरेन इन्वेडर्स। ये हमारा लेक्चर 6 है। कल हमने पढ़ लिया था अपना जैनिज़्म प्लस महाजाना पदास को हमने कंप्लीट कर लिया था अच्छे से। आज हम फॉरेन इन्वेडर्स को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। कल हमारा होगा एज ऑफ मौर्यंस, फिर परसों होगा हमारा टेस्ट जो कि होगा मेरे चैनल पे जिसका नाम है सुमेरास क्लासेस फॉर JKSSB। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाके वहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम अपना टॉपिक पे मूव करते हैं जो है फॉरेन इन्वेडर्स जो इंडिया में आए थे। सबसे पहले जो फॉरेन इन्वेडर्स आए थे वो ईरानियन इन्वेडर्स थे। तो वो कहाँ से आए थे? नॉर्थ ईस्टर्न साइड से आए थे, क्योंकि यहाँ पे जो वीकेस्ट स्टेट्स थी वो थी कंबोज एंड गंधारा, जो मगध से भी जो थी बहुत ज़्यादा ही वीकेस्ट थी। मगध जो थी उस टाइम पे बहुत पावरफुल स्टेट जो थी वो मानी जाती थी। तो हमारी जो कंबोज एंड गंधारा जो है वो बहुत ज़्यादा ही वीकेस्ट स्टेट्स थी। ईरानियन आए थे इंडिया, हिंद कुश जो माउंटेन है उसको भी हिंद कुश जो पास है उसे पास करके आए थे। 6th सेंचुरी BC में आए थे। कौन आए थे? जिसको बोला जाता है दारस, वो आए थे 6th सेंचुरी BC में। कंबोज, गंधारा और जो मद्रास थे वो एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे, एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट कर रहे थे, क्योंकि वो चाहते थे कि हम क्या हों, सबसे ज़्यादा पावरफुल माने जाएं। तो वो एक दूसरे से लड़ाई करे जा रहे थे, मगर उस टाइम पे वो इतने भी ज़्यादा पावरफुल नहीं थे जितना कि मगध था। इंडिया की जो लैंड थी या जो एरिया था आसपास का वो बहुत ज़्यादा ही फर्टाइल था, नेचुरल रिसोर्सेज में रिच था, इसीलिए ज़्यादातर अट्रैक्ट करता था। जो भी नेबरिंग कंट्रीज़ थी उनका जो अट्रैक्शन था वो कहाँ तक जा रहा था? वो इंडिया की ओर जा रहा था। वैसे ही ईरानियंस का इन गया अट्रैक्शन। उन्होंने हिंद कुश जो हिमालयन माउंटेन्स हैं, जो अफ़गानिस्तान जो इस साइड है हिंद कुश माउंटेन, इनको पास करके कहाँ के लिए आ गए? इंडिया में एंटर हो गए थे। ईरानियन रूलर कौन? दारुस। उन्होंने नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया को कब्जा किया 536 BC में और अनेक्स किया सबसे पहले पंजाब को, एरिया को कन्वर्ट किया एज ए 20th प्रोविंसेस, जिसको सतारपी भी बोला जाता है ईरानियन लैंग्वेज में। प्रोविंस जो थी, जो पंजाब प्रोविंस थी वो ईरानियन की, जो ईरान है उनकी 20th प्रोविंस बन गई, या सतारपी जो ईरानियन लैंग्वेज में बोला जाता है। टोटल कितनी सतारपीस थी? 28 सतारपीस जो थी वो थी किसकी? ईरान की। तो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ईरान ने सबसे पहले किसको अनेक्स किया, किसको कब्ज़ा किया, तो वो कौन सी प्रोविंस बन गई उसकी? तो वो बन गई 20th प्रोविंस बन गई, या ईरानियन लैंग्वेज में उसे सतारपी भी बोला जाता है। टोटल कितनी सतारपीस थी? 28 सतारपीस थी ईरान की। इंडियन सतारपीस इंक्लूडिंग सिंध, द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एंड द part of Punjab that lay to the west of India, it was more fertile and popular part of the empire. वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का, जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है इसको बहुत ज़्यादा क्या माना जाता था? फर्टाइल लैंड माना जाता था। ओके, तो ये वाला जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है इसे क्या माना जाता था? बहुत ज़्यादा फर्टाइल माना जाता था। ये क्या ट्रिब्यूट देते थे? 360 टैलेंट्स, यानी कि 360 जो टैलेंट्स हैं वो गोल्ड का देते थे, और 1/3 जो था टोटल रेवेन्यू देते थे किसको? ईरानियंस को, फ्रॉम एशियन प्रोविंसेस। तो ईरानियंस जो थे वो कितना लेते थे? 360 टैलेंट्स लेते थे। टैलेंट्स आप ऐसे समझ लो कि सपोज़ कि वो 50 kg में, या जो 1 kg जो है, या 50 kg जो है वो 360 टैलेंट्स होता है। तो आप ऐसे समझ लीजिए 360 जो टैलेंट्स हैं kg में रख ले, वो उतना गोल्ड जो है वो किसको देते थे? ईरानियन को देते थे। ईरानियंस ने क्या कर दिया था? जो भी इंडियन मिलिट्री थी उन्हें अपने अंडर ले लिया था। जो डायरिसिस सक्सेसर, यानी कि डायरिसिस जो थे ईरानियन, जिन्होंने सबसे पहले इंडिया को इन्वेड किया था थ्रू नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस से, यानी कि सबसे पहले उन्होंने क्या किया? पंजाब को एनेक्स किया। फिर उसके बाद जो उनकी पंजाब थी वो 20th प्रोविंस या सतारपी बन गई थी। टोटल 28 सतारपीस थी इंडिया ईरानियंस की। वो उन्होंने
उसको पंजाब एरिया को क्यों एनेक्स किया था सबसे पहले, क्योंकि उसके आसपास का जो एरिया था वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल था, तो इसीलिए वो चाहते थे कि उनका जो एम्पायर है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर बन जाए। तो इंडियंस जो थे वो 360 टैलेंट्स ऑफ गोल्ड देते थे और 1/3 टोटल रेवेन्यू देते थे ईरानियंस को। इंडियन आर्मी भी ईरानियन आर्मी में जो थी इंडियन आर्मी भी एनरोल हो गई। जो जर्सिस यानी कि जो डायरिसिस के सक्सेसर थे, यानी कि डायरिसिस के बाद जो जर्सिस आए, उन्होंने इंडियन आर्मी को जो उनका ग्रीक्स के साथ वॉर चल रहा था उसमें इंक्लूड करा दिया था। ऐसा अपेयर हो रहा था कि इंडिया जो है ईरानियन एम्पायर का पार्ट तब तक रहा जब तक अलेक्जेंडर ने इंडिया को एनेक्स ना किया। ओके, तो यहाँ तक आपको होप समझ आ गया होगा कि सबसे पहले किसने ईरानियन ने इन्वेड किया था इंडिया को, कहाँ से, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस से, हिंदकुश हिमालय को पार करके उन्होंने कंबोज गंधारा जैसे जो स्टेट्स हैं उनको हरा दिया था, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ही वीकेस्ट थे। तो उन्होंने सबसे पहले किसको एनेक्स किया, सबसे पहले पंजाब को, पंजाब के आसपास के एरिया को एनेक्स किया, क्योंकि वो जो था वहाँ की जो लैंड थी बहुत ज़्यादा फर्टाइल थी, तो इसीलिए वो चाहते थे कि उनका जो एम्पायर है वो बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर बन जाए। तो 360 टन गोल्ड देते थे ट्रिब्यूट के तौर पे ईरानियंस को, 1/3 टोटल रेवेन्यू दिया जाता था ईरानियंस को। ईरानियंस ने क्या किया, इंडियन आर्मी को भी अपने साथ ज्वाइन करा दिया गया था। तो जर्सिस जो डायरिसिस के सक्सेसर थे, यानी कि डायरिसिस के बाद जो किंग आए थे, उन्होंने इंडियन आर्मी को अपने साथ जो ग्रीक के साथ वॉर चल रहा था उसमें भी उन्होंने उनको डाल दिया। ऐसा लगता था कि जो इंडिया है वो ईरानियन का पार्ट तब तक रहे जब तक अलेक्जेंडर ने उन्हें इन्वेज ना किया। तो ये हैं डायरिसिस, तो ये हैं उनकी डायरिसिस की पिक्चर। तो आप देख सकते हैं कि डायरिसिस कैसे थे। आगे हैं रिज़ल्ट क्या आया कि जब तक ईरानियंस थे, तो रिज़ल्ट उसके बाद क्या आया। इंडो आर्यन कॉन्टैक्ट लास्टेड अबाउट 20 ईयर्स तक जो थे इंडो आर्यन ईरानियन इंडिया में रहे थे। कल्चरल रिजल्ट है, यानी कि कल्चर जो था ईरानियंस का वो इंडिया में फैला। ईरानियन के कुछ सब्सक्राइब थे, यानी कि जो उनकी राइटिंग थी जिसको खशोत्री स्क्रिप्ट भी बोला जाता है, खरतोशी स्क्रिप्ट बोला जाता है उसे, वो उनकी राइटिंग थी। वो राइट टू लेफ़्ट लिखा जाता था, राइट टू लेफ़्ट लिखा जाता था, जैसे कि ऐसे अरेबिक में लिखते हैं जैसे, वैसे ही राइट टू लेफ़्ट लिखा जाता था। अशोकन जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो भी इसी स्क्रिप्ट के जैसे ही लिखी जाती थी। खरतोष्टी जो स्क्रिप्ट है, जो अशोकन इंस्क्रिप्शंस हैं वो भी खरतोश्री स्क्रिप्ट के जैसी ही लिखी जाती थी, जो कि 3rd सेंचुरी में हमें दिखी है। ईरानियन हमें वहाँ पे कॉइन्स में मिले हैं नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में। रीजन जो था एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद ईरान, यानी कि वहाँ का जो रीजन था वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग होती थी। ईरानियन ने मौर्यन जो स्क्रिप्चर्स थे उन्हें भी बहुत ज़्यादा ही इन्फ्लुएंस किया है। हम देख सकते हैं कि जो अशोका टाइम पे जो मोनूमेंट्स बने हैं वो स्पेशली कैसे बने हैं, बेल शेप्ड कैपिटल्स बने हैं, तो ईरानियन मॉडल से ही उन्हें लिया गया है। ईरानियन इन्फ्लुएंस देखा गया है प्रियम्बल टू द अशोकन एडिक्ट्स एज वेल एज सर्टेन, जो उसमें ईरानियन में जो इन्फ्लुएंस था, यानी कि जो उनकी राइटिंग्स थी वो अशोकन एडिक्ट्स में भी देखा गया है। तो आप देख सकते हैं जो खरतोष्टी जो स्क्रिप्ट है वो कुछ इस तरह की लिखी जाती थी। खरतोश्री स्क्रिप्ट जो ईरान की थी तो वो कुछ इस तरीके से लिखी जाती थी। एंड जो बेल शेप्ड जो अशोकन पिलर है वो ये है, जो ये बेल शेप्ड है, ये भी कहाँ से इन्फ्लुएंस हुआ है, ये कहाँ से इन्फ्लुएंस हुआ है, ये ईरानियन से इन्फ्लुएंस होके ही बनाया है। अशोकन पिलर है ये, तो ये ईरानियन से ही इंस्पायर होके बनाया हुआ है। अभी तक हमने डायरिसिस के बारे में पढ़ा कि सबसे पहले उन्होंने 536 BC में पंजाब को एनेक्स किया और जो इंडस एरिया के आसपास के एरिया थे उसे भी एनेक्स किया। तो जैसे ही उन्होंने पंजाब को एनेक्स किया तो पंजाब उनकी कौन सी सतारपी बन गए, 20th सतारपी या प्रोविंस बन गई। तो कंफ्यूज मत होइएगा अगर आपको क्वेश्चन आए कि 20th सतारपी ईरान की कौन थी। सतारपी और प्रोविंस का मतलब सेम होता है। तो 28 सतारपीस थी टोटल, 360 टैलेंट ऑफ गोल्ड दिया जाता था, 1/3 जो था रेवेन्यू दिया जाता था। उसके बाद
डायरेसिस के बाद कौन आए, जर्सिस आए, जो सक्सेसर थे किसके, डायरेसिस के थे। तो रिजल्ट क्या आया कि इंडो आर्यंस का जो कांटेक्ट था वो 20 सालों तक रहा। कल्चरल जो था वो इन्फ्लुएंस इंडियंस पे बहुत ज़्यादा पड़ा। ईरानियन का जो कल्चर था उसका इन्फ्लुएंस पड़ा इंडियंस पे। ईरानियन की जो स्क्राइब्स थी, यानी कि जो उनके राइटिंग स्किल्स थे, जैसे खरतोश्ती स्क्रिप्ट जो थी उसे अरेबिक लैंग्वेज की तरह लिखा जाता था। अशोकन जितनी भी इंस्क्रिप्शंस हैं जो हमने 3rd सेंचुरी में देखी है वो भी इसी स्क्रिप्ट के जैसे ही लिखी गई है, इसी लैंग्वेज में लिखी गई है, खरतोश्ती लैंग्वेज में। ईरानियन कॉइन्स मिले हैं हमें नॉर्थ वेस्टर्न साइड्स में, और ऐसा भी देखा गया है कि वहाँ पे क्या होता था, ट्रेडिंग भी होती थी। ईरानियन इन्फ्लुएंस किया है किसको, मौर्यन स्क्रिप्चर्स को भी। जैसे आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया कि बेल शेप्ड कैपिटल, तो आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि बेल शेप्ड कैपिटल जो है वो कहाँ से किससे इन्फ्लुएंस होके लिए गए हैं, तो वो किससे इन्फ्लुएंस होके लिए गए हैं, वो ईरानियंस से इन्फ्लुएंस होके लिए गए हैं। तो खरतोश्ती स्क्रिप्ट जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये 2 क्वेश्चन जो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि इम्पॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि अशोकन जो पिलर है या बेल शेप्ड कैपिटल जो थी अशोकन टाइम्स में वो किससे इन्फ्लुएंस होके लेके गई थी, तो ईरानियन मॉडल से इन्फ्लुएंस होके ली थी। एंड जो खरतोश्ती स्क्रिप्ट है वो किसकी स्क्रिप्ट है, तो वो ईरानियन स्क्रिप्ट है जो कि राइट टू लेफ़्ट लिखी जाती है जैसे कि अरेबिक लैंग्वेज होती है। सो ये हमारा था पहला ईरानियन। एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है इसमें, डीपी, यानी कि जो डीपी है वो क्या है, जो हमारी लैंग्वेज जो ईरान की लैंग्वेज है उसे डीपी बोला जाता था, और लिपि किसकी लैंग्वेज को बोला जाता था, इंडियन लैंग्वेज को लिपि बोला जाता था। तो अशोका ने क्या किया, अपने स्क्राइब को टर्म जो वो डीपी बोलते थे ईरानियंस, उसको चेंज करके क्या बोला, लिपि बोला गया था। इसके बाद जैसे ही ऐसा माना जाता है कि जो ईरानियन जो थे उन्होंने ग्रीक को इंडिया की वेल्थ के बारे में बहुत बताया, जिससे कि जो अलेक्जेंडर जो थे उनके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब एक उत्सुकता आई कि वो भी इंडिया में ही इंडिया को कॉन्कर करें, यानी कि वो बहुत ज़्यादा ही पैशनेट हो गए इंडिया को इन्वेज करने के लिए। सो आज अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि हमने पढ़ा ईरानियन जो थे उन्होंने इन्वेड किया इंडिया को थ्रू नॉर्थ वेस्टर्न साइड से। कंधारा एंड कंबोज जो थे बहुत ज़्यादा वीकेस्ट स्टेट्स थी, एंड मगध जो थी वो पावरफुल थी। तो इसके बाद उन्होंने पंजाब को सबसे पहले एनेक्स किया 6 सेंचुरी BC। तो आपको जो ये सेंचुरीज़ के ईयर हैं ये भी याद रखने हैं, एंड ये जो ईयर है ये मैंने NCERT से लिए हुए हैं। सो आप कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना कि गूगल में कुछ और लिखा हुआ है या किसी बुक में कैसा लिखा हुआ है। सो मैंने जो है वो NCERT से ही लिए हुए हैं, तो आप इसी को फॉलो कीजिएगा, आप कहीं और से मत देखिएगा कि जो ईयर है वो अलग है, बट मैंने जो है NCERT से लिया हुआ है, तो आप इसी को फॉलो करिएगा। सो अभी हमने क्या पढ़ लिया, हमने ईरानियन इन्वेजन पढ़ लिया कि ईरानियन ने इन्वेज किया, तो उसका क्या क्या इन्फ्लुएंस आया इंडिया पे। कल्चरल इन्फ्लुएंस आया है, स्क्रिप्चर्स इन्फ्लुएंस आया है, एंड जो कैपिटल इन्फ्लुएंस है वो भी आया है। सो आपको मैंने बता दिया कि खरतोश्ती जो स्क्रिप्ट है वो कैसी थी, बेल शेप्ड अशोका पिलर जो था वो कहाँ से इन्फ्लुएंस हुआ था, वो भी ईरानियन से ही इन्फ्लुएंस हुआ था। डीपी लैंग्वेज को जो था उस टर्म को चेंज करके क्या यूज़ किया गया, लिपि यूज़ किया गया। एंड ऐसा ही देख के कि ईरानियन जो थे वो इंडिया की वेल्थ के बारे में बात करते थे, तो ग्रीक जो थे वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए इस चीज़ से। तो अलेक्जेंडर जो थे वो बहुत ज़्यादा पैशनेट हो गए कि वो भी इंडिया में ही आने इन्वेज करने लगे। अब हम पढ़ेंगे कि अलेक्जेंडर इन्वेजन। 4th सेंचुरी BC में अलेक्जेंडर ने इन्वेड किया था इंडिया को अंडर द लीडरशिप ऑफ अलेक्जेंडर ऑफ मैक्सिडोनिया। द ग्रीक इवेंचुअली जो ग्रीक्स थे उन्होंने ईरानियन एम्पायर को डिस्ट्रॉय कर दिया। अलेक्जेंडर ने कनकर किया नॉट ओनली एशियन बट उसने ईरान एंड इराक को भी कनकर कर दिया था। ईरान से उसने कहाँ पे मार्च करना शुरू कर दिया, इंडिया में मार्च करना शुरू कर दिया। तो आप यहाँ पे इस मैप में देख सकते हैं
कि जो ईरान से उन्होंने मार्च करना शुरू किया था, ये सारा जो एम्पायर है ये किसका एम्पायर है? ये अलेक्जेंडर द ग्रेट का एम्पायर है। सो अलेक्जेंडर क्या चाहते थे कि वो पूरी दुनिया पे राज करें। वो बहुत ज़्यादा ही पैशनेट थे कि वो पूरी दुनिया पे राज करना चाहते थे। तो आप देख सकते हैं कि ईरान से इराक तक, फिर उसके बाद वो इंडिया में जो एंटर हुए हैं। सो ये पूरा उनका जो ये कलर्ड लाइंस हैं, ये पूरा उनका जो है जहाँ जहाँ उन्होंने कनकर किया है उसका एरिया है ये सब। सो हेरोडोटस जो थे, जिसे फादर ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है, वो एक ग्रीक राइटर थे। उन्होंने इंडिया के बारे में भी बहुत ज़्यादा फैबुलस चीज़ें बोली हैं। बोला है कि जो इंडिया है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लैंड है, बहुत अच्छी जगह है। इसीलिए जो अलेक्जेंडर थे वो बहुत ज़्यादा टेम्प्टेड हो गए, तो वो भी इंडिया में इन्वेड करने के लिए आ गए। अलेक्जेंडर जो थे वो आल्सो एक ज़्यादा पोजेस इसीलिए थे क्योंकि वो क्या करना चाहते थे, ज्योग्राफिकल इंक्वायरी एंड नेचुरल हिस्ट्री को भी देखना चाहते थे। अलेक्जेंडर ने कनकर किया सबसे पहले काबुल को, कहाँ पे? 328 BC में। फिर उसके बाद वो इंडिया में मूव किए थ्रू खेबार पास के ज़रिए, और उन्होंने क्या किया, 326 में इंडिया में पहुंच गए। अम्भी जो सबसे पहले रूलर थे, अम्भी जो तक्षशिला के रूलर थे, वो अलेक्जेंडर को अपना सब कुछ सबमिट करने के लिए तैयार हो गए। वो इसीलिए उनको सब कुछ देने के लिए जो तैयार हो गए क्योंकि उन्होंने देखा कि जो अलेक्जेंडर है उनकी जो बहुत ज़्यादा आर्मी है, उन्होंने इतने सब जो स्टेट्स हैं इनको हरा दिया है, तो हम क्या चीज़ है। तो इसीलिए जो अम्भी थे वो डर चुके थे। वो ये सोच रहे थे कि कहीं हम लड़ाई में हार ना जाएं या हम मर ना जाएं। इसीलिए उन्होंने क्या किया, अपनी जो जितनी भी संपत्ति थी या अपना साथ जो था वो सब कुछ अलेक्जेंडर को देने का फैसला कर दिया था। बट जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंट यानी कि जो अपना उन्होंने एक अपना साथ दिया, वो कौन थे? पोरस जो थे वो नहीं, उन्होंने क्या किया, अपना साथ दिया, अपना स्टैंड लिया, और उन्होंने अलेक्जेंडर के साथ कोई भी हाथ नहीं मिलाया था। अम्बी कहाँ के रूलर थे? तक्षशिला के रूलर थे। तो आपको पता होना चाहिए कि जो अम्बी थे वो कहाँ के रूलर थे? तक्षशिला के। अलेक्जेंडर ने हरा दिया पोरस को, कहाँ पे? बैटल ऑफ हाइडापस में, जो कहाँ पे थे? रिवर वितास्ता यानी कि झेलम जो उनका नाम है अभी। तो जो अलेक्जेंडर थे वो पोरस की बहादुरी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए। वो ये बोलने लगे कि जो ये पोरस है ये मेरे से डरा भी नहीं, इसने अपनी सूझबूझ समझ से, अपनी बहादुरी से मेरे साथ लड़ाई की। तो इन्होंने क्या किया, अलेक्जेंडर ने उनकी कोई भी चीज़ नहीं ली, यानी कि उनकी टेरिटरी को कनकर नहीं किया, उनको टेरिटरी वापस दे दी। इवन उन्होंने उससे ज़्यादा टेरिटरी और भी इंक्लूड करके पोरस को दे दी, क्योंकि वो उसकी जो बहादुरी है उससे बहुत ज़्यादा ही इम्प्रेस हुए थे। जुलाई 326 में अलेक्जेंडर मार्च किया टुवर्ड्स झेलम रिवर विद हिज ह्यूज आर्मी ऑफ 5000 सोल्जर कंट्रीब्यूटेड बाय अम्बी। जब वो बैटल ऑफ हाइडापस हुआ था उसमें जो आर्मी इंक्लूड की गई थी वो किसके कंट्रीब्यूशन से की गई थी? अम्बी के कंट्रीब्यूशन से की गई थी। सो आप ये देख सकते हैं जो बैटल हुआ था, बैटल जो पोरस के अगेंस्ट हुआ था, ये उसका सीन है। सो ये अलेक्जेंडर हैं, ये पुरुषोत्तम है। सो आप देख सकते हैं कि इनके बीच में जो बैटल हुआ था, बैटल ऑफ हाइडापस बोला जाता है, जो कि रिवर झेलम में हुआ, झेलम के बैंक के पास हुआ था। सो ये सब क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो आप इसे अच्छे से पढ़िएगा। देन आगे मूव करते हैं। उसके बाद ये ब्यास है, यहाँ पे BEAS। उसके बाद वो ब्यास रिवर की तरफ चलने लगे। वो चाहते थे कि मैं अपना जो आर्मी है या अपनी जो वो है पूरे इस पे ईस्टवर्ड पे भी अपनी जो आर्मी है उसे फैलाना चाहता हूँ। मगर जो उसकी आर्मी होती है वो उससे कंपनी देने के लिए रिफ्यूज़ कर देती है, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट इतना हॉट होता है इंडिया का, और वो 10 सालों से कंटिन्यूसली सिर्फ लड़ाइयाँ ही करते जा रहे थे। इसीलिए उनको अब क्या करना था, उनको होम सिक हो रहा था, यानी कि जो आर्मी थी उन्हें घर वापस जाना था। तो उनको एक ये भी पता चल गया था कि जो इंडियन आर्मी है उनके पास फाइटिंग क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने उनके साथ लड़ाई किया था, जैसे कि अभी पोरस के साथ लड़ाई की थी, फिर इंदस नदी के पास भी उनका बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई थी। तो इसीलिए उन्हें पता चल गया था कि जो इंडियन आर्मी है वो हार मानने वाली नहीं है, वो हमारे साथ और लड़ाई करेगी। तो इसीलिए आर्मी जो थी अलेक्जेंडर की, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था कि अब हम अलेक्जेंडर का साथ नहीं देंगे।
जो अलेक्जेंडर थे वो 19 मंथ्स तक रहे थे, फ्रॉम 326 टू 325 BC तक उन्होंने कंटिन्यूसली सिर्फ बैटल लड़े हैं। स्टिल उन्होंने कुछ अरेंजमेंट किए, जैसे ही वो वापस गए उन्होंने कुछ अरेंजमेंट किए, यानी कि जितनी भी उनकी कॉन्कर स्टेट थी उन्होंने उसे वापस रिस्टोर कर दिया उनके रूलर्स को, और उनको अथॉरिटी भी दे दी। ये था हमारा जो अलेक्जेंडर द ग्रेट थे जो इंडिया में आए थे, उन्होंने क्या क्या चीज़ें की थी। तो यहाँ पे ब्यास है, बियाड नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा, ब्यास रिवर के पास। हमारा इसके इफेक्ट्स पढ़ने हैं कि उसके इफेक्ट्स क्या हुए। लैंड ओपन हो गया, इंडियन एंड यूरोप पे सीड रूट ओपन हो गए, यानी कि अब इंडियन और यूरोपियन कंट्रीज जो थी वो एक दूसरे के साथ ट्रेडिंग कर रही थी। कॉइनेज सिस्टम, एस्ट्रोनॉमी, आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर बनने लग गए। सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में भी बताता था। हिस्टोरिकल एविडेंसेस भी छोड़े हैं, जिससे कि हम अपनी हिस्ट्री को एक क्रोनोलॉजी में ही लेके चलते हैं, यानी कि अलेक्जेंडर के टाइम पे उन्होंने डेट्स का भी के बारे में भी बताया है, जिससे हमें जो इंडियन हिस्ट्री है उसकी क्रोनोलॉजी के बारे में हम पता कर सकते हैं। इन्होंने सती सिस्टम के बारे में भी बताया है, जिसमें कि लड़की को पति को, हस्बैंड और वाइफ को जला दिया जाता है। जब हस्बैंड मर जाता है उसी की जो अर्थी होती है उसी पे जो वाइफ होती है उसको साथ में ही जला दिया जाता है। पुअर पीजेंट्स जो थे वो अपनी बेटियों को मार्केट्स में बेच देते थे। अलेक्जेंडर ने जो था मॉडर्न पीरियड्स में भी अपना जो था अपना एक छाप छोड़ दी थी। उसके ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग जो चंद्रगुप्त मौर्य थे जिन्होंने मौर्यन एम्पायर को फाउंड किया था, उन्होंने क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने देखा अलेक्जेंडर को कि वो कैसे जो है सब स्टेट्स को कॉन्कर करता है, क्या क्या उनकी जो मिलिट्री है वो कैसे काम करती है, उनकी कुछ नॉलेज को उन्होंने सीखा, चंद्रगुप्त मौर्य ने सीखा अलेक्जेंडर से। तो ये हेल्प किया उन्हें कि उन्होंने जो नंदास का उस टाइम रूल चल रहा था उसे उन्होंने हरा दिया था। तो जो इन्फ्लुएंस हुए थे चंद्रगुप्त मौर्य फ्रॉम मिलिट्री इन्फ्लुएंस जो हुआ था या नॉलेज का जो इन्फ्लुएंस था वो कहाँ से लिया था उन्होंने अलेक्जेंडर से इन्फ्लुएंस होके ही लड़ाई लड़ी थी, जिस वजह से उन्होंने नंदास की पावर को डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये थे हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इंडियन इन्वेजन हुए थे, फॉरेन इन्वेडर्स हुए थे इंडिया में, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आप इसको अच्छे से और पढ़ लीजिएगा। होप आपको बहुत अच्छे से समझ भी आ गया होगा। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो कि होगा कल। देन परसों हमारा होगा टेस्ट इन्हीं टॉपिक्स पे। आप इसको अच्छे से पढ़िएगा ताकि आपका टेस्ट जो हो वो बहुत बेस्ट हो। मिलते हैं हम कल। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।